ये जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए आता है, ये आपका एसएससी, आपके रेलवे और पुलिस के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के प्रैक्टिस सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मतलब क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर यहां क्या आएगा वो आपको पता करना है। यहां से एक नंबर मिसिंग है, यू हैव टू फाइंड दैट। तो जैसे यहां m है, यहां b है और यहां e है, तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपके पास हैं उसमें अल्फाबेट को उनकी प्लेस वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। जैसे m है तो इसे हम 13 लिखेंगे, b है तो हम इसे 2 लिखेंगे, e है तो हम इसे 5 लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ये इसी नंबर पे आते हैं। अब हमारे पास हुआ कि 2, 9, 13 और 5 का यूज करके हमें 19 बनाना है। ठीक है, अब 19 क्या है? एक छोटी संख्या है। जब आपको ऐसे छोटी संख्या बनानी है तो आप जोड़ के नहीं बना सकते। जैसे 13, 9, 22 और 5 27 और 2 29, तो जोड़ के 29 बन रहा है, मेरे को 19 बनाना है। तो हम आमने सामने की संख्याओं का यूज कर सकते हैं। जैसे 9 और 5 का यूज कर सकते हैं, 9 और 5 को जोड़ सकते हैं जो कि 14 होता है, और इधर 13 और 2 को जोड़ सकते हैं जो कि 15 होता है। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर 1 होता है, जबकि मुझे 19 चाहिए, तो यहां ये ना तो जोड़ से आया ना अंतर से आया। फिर हम गुणा पे चलते हैं। अब गुणा अगर हम सारी संख्याओं की करने जाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। तो हमने क्या करना होता है ऐसी संख्याओं में? फिर आमने सामने की संख्याओं की तरफ जाते हैं। जैसे यहां 2 और 13, तो इन दोनों को हम गुणा कर सकते हैं। 13 दूनी 26, और 9 और 5 को कर सकते हैं, 9 पंजे 45। कई बार आमने सामने से आते हैं, कई बार साइड साइड वाली संख्याओं से आते हैं, बट आमने सामने वाली संख्याओं से सबसे ज्यादा जो है आपको आंसर्स मिलते हैं, तो उसको पहले अटेम्प्ट करना है। अब इन दोनों का अंतर देखूं तो क्या आ रहा है? 19 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी और इसकी गुणा करके जो आ रहा है 22, और इसकी और इसकी गुणा करके जो आ रहा है 18, उन दोनों का अंतर जब हम करते हैं तो वो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त कराता है। ठीक है, अब हम देखें तो 3 सते 21। अब 21 में से देखो इधर और इधर ये क्या है? ये वाली संख्या 9 दूनी 18, और इधर वाली 11 दूनी 22। तो ये जो ऊपर वाली है 9 पंजे 45, ये ऊपर और नीचे वाली, इसमें से माइनस करना है। तो साथ ये 21 में से मैं क्या माइनस करूं कि 6 आ जाए? तो 21 में से मैं 15 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब इधर और इधर वाली संख्याओं की गुणा कितनी है? 15 है। तो यहां 15 x गुणा 5, ये 5 है। मतलब जो क्वेश्चन मार्क है उसका नहीं पता है, उसको x ले लिया। वो कह रहे हैं इन दोनों की गुणा 15 आएगी, तो 5 थी 15, इसका मतलब इस संख्या 3 आना चाहिए। मैं इन दोनों की गुणा तभी तो 15 होगी जब इस 5 में 3 की गुणा करूंगा। तो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आया? 3 आया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 अलग अलग वर्षों में एक कंपनी द्वारा उत्पादित 3 अलग अलग उत्पाद जो कि हजारों में दिए गए हैं। जैसे अगर 2005 में मैं देखूं, उसने पहले ये देखते हैं कि किसके बारे में बात की है। सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी द्वारा उत्पादित पेन ड्राइव्स की औसत संख्या क्या है? पेन ड्राइव्स देखो इस कलर में है, ये वाला कलर। तो ये वाला कलर दूसरे नंबर पे, यहां ये दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर और ये दूसरा नंबर। तो ये वाले ग्राफ की जो जो वैल्यू बनती है उनको लेंगे। औसत का मतलब क्या होता है? सभी उनकी संख्याओं को जोड़ेंगे और कितनी बार वो जोड़ी गई है उससे भाग करेंगे। मतलब जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो हमें टोटल को 5 से भाग करके उसका क्या मिल जाएगा? औसत मिल जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया। लेकिन भाग किसको करना है? टोटल संख्या को, कुल संख्या को, मतलब उसका योग निकालेंगे। जैसे अगर ये देखा जाए तो ये क्या है? 15,000 है। ठीक है, तो 15,000 में यहां लिख लेता हूं क्योंकि हजारों में संख्या है। ये क्या दिखा रहा है? 15, तो हजारों में है तो 15,000। ये देखो ये कहां है? 5 और 10 के बिल्कुल बीच में, 5 और 10 के बिल्कुल बीच में 7.5 आता है, तो ये कितना हो जाएगा? 7500 हो जाएगा। यहां 7500 कर लूंगा ऐसे। फिर ये देखा जाए तो ये कहां पर है? ये भी 15 है, तो 15,000 हो जाएगा। 1 2 3। ये देखा जाए तो आपका 30,000 है, तो इसको मैं 30,000 बोलूंगा। ठीक है, और ये वाला देखा जाए तो कहां पर आ रहा है? बीच में 15 और 20 के, जो कि 17,500 होता है। तो 17,500 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, 5 5 10, 1 कैरी, 8 5 13, 5 18 और 7 25, 2 3 3 6 7 8, 85,000। इसको हमें करना है 5 से भाग। 5 से भाग करेंगे तो 5 से 17 5 85, 17,000 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका टोटल 17,000। तो औसत क्या है? 17,000 है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्गों के उस समूह का चयन करें जिनके बीच के संबंध को निम्नलिखित व्यनारेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया है।
अब यहां देखो, आपके पास जब भी ऐसे वाला आरेख होता है जो तीनों कुछ ना कुछ कॉमन चीज को दर्शाते हैं, इसका और इसका कॉमन ये है, इसका और इसका कॉमन ये है, इसका और इसका कॉमन ये है, और ये जो बीच में है जो आपका ब्लू कलर वाला है ये तीनों में कॉमन है। तो जब भी ऐसी चीज होती है जो तीनों में कॉमन हो तब ये बनता है। तो जैसे डॉक्टर, पिता, बहने, बहने मतलब फीमेल हो गया, वो बिल्कुल अलग हो गया। तो फर्स्ट वाले में तीनों किसी भी चीज में कॉमन नहीं हो सकते, तो इसको नहीं लेंगे। नौकर साहब, पुरुष, महिलाएं, महिलाएं जो है पुरुष से बिल्कुल अलग है, तो दोनों कॉमन नहीं आएंगे, ये भी नहीं होगा। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी होता है ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारी खूबियां होती है, मल्टीटास्किंग होता है। पुरुष, तो वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। रूपवान मतलब वो जो है हैंडसम भी हो सकता है। तो ये तीनों जो है एक दूसरे से संबंधित है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो पुरुष है, मतलब पुरुष हो सकता है जो कि रूपवान हो, हैंडसम हो, और वो बहुत सारी खूबियां भी रखता हो। तो ऑप्शन सी जो है इसको पूर्णतः दर्शाता है कि इस आरेख से ये दर्शाया जा सकता है। सार्थक शब्दों को बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित कीजिए। मतलब आपके पास 4 अक्षर भी दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से अलग निकालना है, लेकिन इन चारों शब्दों का अपना अलग अलग मतलब है। तो ऐसा पहले शब्द बनाना पड़ेगा जिनका अपना कुछ मतलब है, फिर उसके बाद इनमें से अलग ढूंढना है। जैसे ASP, HTHLA है तो HALT, ठीक है। ये एक पदार्थ है जो कि आपका पेट्रोल से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। और NaPH, NaPHTHA, ये भी ऐसा पदार्थ है जो आपका पेट्रोलियम से प्राप्त हो सकता है, पेट्रोलियम से बनने वाला पदार्थ। ये है डीजल, DIESAL, ये भी आपका पेट्रोलियम पदार्थ है। लेकिन इससे बनेगा मीथेन। मीथेन जो है वो कोई भी आपका पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी हां बाकी तीनों से अलग है। ये तीनों एक प्रकार से समान है कि तीनों के तीनों पेट्रोलियम पदार्थ हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा इनको कैसे व्यवस्थित करना है और कैसे अपना आंसर फाइंड आउट करना है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं जो निम्नलिखित शब्द युग्म द्वारा साझा किया गया है। मतलब लंबाई और मीटर। लंबाई की इकाई होती है मीटर, लंबाई की इकाई होती है मीटर, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी आगे उसकी इकाई दी हुई है। तो केल्विन तापमान की इकाई होती है, तो केल्विन उधर की तरफ होता, तापमान इधर होता, तो ये इसको फॉलो करता। अभी ये नहीं कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी नहीं कर रहा है। द्रव्यमान की जो SI यूनिट होती है वो ग्राम होती है, तो ये है ऑप्शन सी, जिसे हम कह सकते हैं कि हां ये ऊपर वाले को फॉलो कर रहा है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। आप ये देखो 121, 169, 225, 289, आगे है क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन किसका बन गया, सीरीज का बन गया। अब सीरीज के क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ थोड़े थोड़े पैटर्न पे जाना होता है। वो क्या है, या तो आप अंतर की तरफ चले जाओ, या तो आप गुणा की तरफ चले जाओ, या तो आप वर्गों की या फिर घनों की तरफ चले जाओ। अब जब संख्याएं बड़ी होती हैं तो हम योग, वर्ग और घन की तरफ ही जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या छोटी से बनती है तब गुणा की तरफ जाते हैं। तो यहां बहुत बड़ी नहीं बनी है, तो ये वर्ग और घनों का क्वेश्चन हो सकता है। 121 11 का वर्ग होता है, जबकि 169 13 का वर्ग होता है, ये 15 का वर्ग होता है, ये 17 का वर्ग होता है। यहां 15 लिखेंगे, यहां 17, और आगे फिर इस हिसाब से 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 का वर्ग आपका आंसर होना चाहिए जो कि 361 होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यदि शब्द प्राइज्ड के पहले और चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, पहला कौन है, P, दूसरा R, तीसरा I, चौथा C, तो C और P को आपस में बदल दिया जाए। उसी तरह दूसरे और पांचवें अक्षर को, दूसरा कौन है, R, और पांचवा है E, तो E यहां आ जाएगा, R यहां। फिर तीसरे और छठे अक्षर, तीसरा है I को D की जगह और D को I की जगह ले जाए, ये बन गया। इसके बाद क्या कहता है, ये आपको अकॉर्डिंगली बदलने हैं जैसे वो बोलेगा। उसके बाद अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, फिर उसके बाद आप आगे इसे क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्राप्त नई व्यवस्था जो कि हमें यहां मिली है, ये रही। में
कितने ऐसे अक्षर हैं जो वर्णमाला क्रम में दोनों छोर के बीच का अक्षर होगा। दोनों छोर मतलब सी और आई के बीच में कौन आता है। देखो आई 9 नंबर है, आर 18 होता है तो आई के पीछे आएगा, बीच में तो नहीं आएगा। आपको बता रहे सी और आई के बीच में कितने ऐसे अल्फाबेट होते हैं जो इसमें मौजूद हैं। पी 16 नंबर होता है, 9 के पीछे आता है, डी सी के बाद आता है और ई भी डी के बाद आता है। तो सी और आई के बीच में आने वाले, पहले और लास्ट के बीच में आने वाले ये दो जो है अल्फाबेट है, एक ई है एक डी है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। किसी कोड भाषा में पोल कोड TSPI, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको कोडिंग का दिया जाए तो सीधा अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पे जाना है और प्लेस वैल्यू से आपको आपका आंसर निकालना है। जैसे हम पहले अक्षर को पहले इधर वाले लेटर से हमेशा कंपेयर करते हैं। जैसे P है 16 नंबर और T है आपका 20 नंबर। फिर अगला देखें तो O होता है 15 नंबर और S होता है 19 नंबर, L होता है 12, P होता है 16 और E होता है 5, I होता है 9। आप यहां देखें एक कॉमन पैटर्न यूज हुआ है। 16 से 20 पे जाने के लिए मैंने 4 ऐड किया होगा, 15 से 4 ऐड किया होगा, 12 से 4 ऐड किया होगा, 5 से 4 ऐड किया होगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप अपना आंसर निकालेंगे। तो H जो है आपका 8 नंबर है, A 1 है, T 20 है, 4 4 ऐड करना है। 8 में 4 ऐड करूंगा तो 12 होगा और 12 पे L होता है। अब 1 में 4 ऐड करूंगा तो 5 होगा और 5 पे E होता है। 20 में 5 ऐड करूंगा तो 25 होगा और 25 पे Y होता है। तो LEY जो है हमारा आंसर होना चाहिए। 4 ऐड करना था, माफ करो, मैंने यहां पे 5 कर दिया। तो ये हो गया 24 और 24 पे होता है X, तो LEX जो कि ऑप्शन सी में दिया है, ये है भाई हमारा करेक्ट आंसर इसका। एक निश्चित कोड भाषा में सी इज फाइन का कोड ये बना, इज सैम हेल्दी का कोड ये बना। उसी कोड भाषा में इज को किस प्रकार लिखा जाता है, एक सिंपल सा इसका जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले वाला स्टेटमेंट देखना है, उसके कोड देखना है। पहला स्टेटमेंट और कोड, ठीक है। पहले स्टेटमेंट में और दूसरे स्टेटमेंट में इज सैम हेल्दी, आपको देखना है कौन सा शब्द दोनों में आ रहा है। जैसे इसमें इज आ रहा है और इसमें भी इज आ रहा है, तो सीधा इज का कोड आपको मिल जाएगा। क्या करना है, पहले के जो कोड दिए और दूसरे के जो कोड दिए उनमें कॉमन ढूंढो, क्योंकि दोनों में इज कॉमन है स्टेटमेंट में, तो उनके जो कोड हैं उसमें जो कॉमन होगा वही इज का जो है आंसर हो जाएगा। तो यहां देखें तो LI दोनों में है, LI, तो LI जो है इज का कोड हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट में से पहले आपको शब्द कंपेयर करने, फिर उसी के अकॉर्डिंग कोड करने। तो आपका आंसर हो गया LI, ऑप्शन सी। माइनस का अर्थ है प्लस। आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, रीजनिंग के हिसाब से आपको साइन चेंज करने जैसे वो संकेत देता है, फिर उसके बाद बोर्ड मास रूल लगाने, मैथ वाला, और इक्वेशन को सोल्व करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन है जिसके अंदर देखो ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, और बोर्ड मास रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप जो है ब्रैकेट सोल्व करेंगे, बिफोर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर ये आएगा। फिर ऑफ माने होता है का यहां कहीं नहीं दिया है इसलिए उसका कोई प्रयोग नहीं है। फिर है भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। अब ब्रैकेट के अंदर भी आगे का रूल जो ये DMAS है ये अप्लाई होता है, इसको यहां बोलना नहीं है। तो जैसे यहां ब्रैकेट में लिखा है 27, अब पहले तो मुझे करना है साइन चेंज। उसने कहा है गुणा का अर्थ क्या है, देखो गुणा का अर्थ है भाग, तो यहां गुणा लिखा हुआ है तो 27 गुणा की जगह हो जाएगा 27 भाग 3, तो इसका मतलब भाग 3। और भाग का अर्थ क्या है वो देख लो, भाग का अर्थ है गुणा, तो यहां मैं लिखूंगा 6, 3 नम 27, 9 6 54। तो इस ब्रैकेट को पूरे को सोल्व करके 54 प्राप्त होने वाला है, उसको यहां लिख देता हूं। उसके बाद यहां प्लस है, प्लस का अर्थ उसने कहा है गुणा 9, माइनस का अर्थ है प्लस 8। ठीक है, अब हमें ये सोल्व करना है अकॉर्डिंगली। अब हमारे पास जो जो चीजें हैं उनका हम प्रयोग करेंगे और सोल्व करेंगे, ठीक है। और इसको आंसर निकाल के कमेंट करेंगे कि भाई क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है, मेरे को कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ब्लड रिलेशन का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोगों को ध्यान देना है इस क्वेश्चन के ऊपर कि अगर आपको इसका आंसर बिल्कुल सही चाहिए, हर बार ये सही हो जाए, तो आरेख बनाना पड़ेगा, मतलब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। जिसको ग्राफ बनाना आता है उसका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए बनाते हैं, सिखाता हूं कैसे इसका आरेख तैयार होता है। सुल्तान ने रमेश से कहा कि
मैं तुम्हारे भाई। तो कहां से शुरू किया उसने बात कहना? मैं से। मैं कौन है? सुल्तान। तो सबसे पहले आप सुल्तान बनाएंगे, ये बना दिया मैंने सुल्तान, चलो इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। मैं तुम्हारे भाई, किसके भाई? अब देखो उसने मैं से स्टार्ट तो किया, लेकिन उसने आगे कहा तुम्हारे भाई, तो इसका मतलब तो रमेश से बात कर रहा है, रमेश के भाई को बनाएगा, तो रमेश से शुरू करो, ठीक है। सुल्तान कह रहा है, लेकिन उसने अब उससे रमेश से रिलेट कर दिया चीज को, तो रमेश से स्टार्ट करना है। तो यहां अगर मैं रमेश बनाता हूं, तो उसने कहा रमेश के भाई, यहां भाई बना लिया हमने, ठीक है, रमेश और रमेश का भाई। मैं तुम्हारे भाई की पत्नी, भाई की वाइफ, डब्लू लिख देता हूं, ये भाई की वाइफ हो गई, तो रमेश की भाभी हो गई एक तरीके से। तुम्हारे भाई की पत्नी, तुम्हारे भाई की पत्नी के इकलौते भाई, इसका इकलौता भाई, ठीक है। इकलौते भाई या बहन के इकलौते भांजे, इस भाई का इकलौता भांजा कौन होगा? इसकी बहन का बेटा, तो इसकी रमेश के भाई की जो वाइफ है उसका बेटा, मतलब इसके भाई का बेटा, ठीक है। उसने कहा भाई के इकलौते भांजे, तो यहां मैं उसको कुछ भी मान लेता हूं, लेट इट बी एक्स का दादा हूं। तो इसका दादा कौन होगा बताओ जरा? इसका पिता, भाई एक्स के पिता का पिता, ठीक है। और ये कौन है? रमेश का भाई, ठीक है। भांजे का दादा हूं, तो ये दादा कौन है? सुल्तान है। भाई उसने ये तो कहा कि मैं इसका जो है दादा हूं। अब रमेश के भाई का जो पिता है वो रमेश का भी पिता होगा, तो रमेश इसका क्या लगेगा? सुल्तान का बेटा लगेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पिता भी लिखा है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम पिता पे टिक करें कि बेटा पे। जिसके पीछे का लगाए वो बताना है कौन है। रमेश कौन है? बेटा, तो इसलिए बेटे पे क्लिक होगा। अगर यहां रमेश की जगह लिखा होता सुल्तान, सुल्तान के पीछे का लगा होता, फिर आंसर होता पिता। आई होप आपको समझ आया होगा। और ये जो आरेख मैंने तैयार किया है, इससे आप इसका कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। तो उसमें क्या होता है, हमें देखना है कि भाई जो शब्दकोश है हमारी अंग्रेजी है, एबीसीडी से स्टार्ट होने वाली, तो उसमें कौन कितने नंबर पे आता है, कौन पहले आता है, तो डिक्शनरी में वो पहले लिखा जाएगा। कौन अल्फाबेट बाद में आते हैं तो बाद में लिखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो एक एक लेटर को कंपेयर करते हैं, तो सब में एफ आ रहा है तो नहीं पता चलेगा क्योंकि सब एफ से शुरू हो रहे हैं। दूसरा लेटर फिर देखते हैं हम, तो सब ओ से शुरू हो रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया, मतलब गलत नहीं हो गया, इससे नहीं पता कर सकते। फिर एल है सब में, तो इससे भी नहीं पता करेंगे। उसके आगे देखेंगे तो यहाँ एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ के है और यहाँ आई है। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से आई 9 नंबर पे आता है, एल 12 पे आता है और आपका के 11 पे आता है। तो सबसे पहले तो ये आएगा, तो चौथे नंबर वाला सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर वाला, अब दोनों एल में से पता करेंगे। अब एल के आगे इधर क्या है? आई, और इधर क्या है? ओ। अब आई पहले आता है ओ से, तो इसलिए एक, और यहां फिर तीसरा, तो 4 2 1 3, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही करेक्ट आंसर होगा। 5 फल केला, आम, सेब, आलू बुखारा और नारंगी एक ट्रे में रखे हुए हैं। 5 बच्चे हैं, ए बी सी डी और ई एक एक फल बेतरतीब इस प्रकार उठाते हैं कि, अब मतलब ना हमारे पास 5 जो है फल है और कोई सा भी बच्चा कोई सा भी उठा सकता है उसमें से, तो आपको फाइंड करना है कौन क्या उठाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करते हैं समझना है बात को। तो हमारे पास मैं पहले यहां नाम लिख लूं, कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो जब इसकी कंडीशन देगा ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको यह भी बताएगा कि किसने क्या उठाया, सीधा सीधा वो ढूंढना होता है सबसे पहले तो, ठीक है। ये कह रहा है ई को सेब पसंद है और वह उसे उठा लेता है, तो ई के सामने सेब लिख दो। इस तरीके से आपको फाइंड करना है। मैंने पहला स्टेटमेंट नहीं देखा, क्यों? क्योंकि उसने कहा बी न तो केला लेता है और नहीं नारंगी, ठीक है। इसको बाद में देखूंगा, जो सीधे सीधे उठा रहा है उसको देखते हैं। जैसे ए सेब लेना चाहता है लेकिन आम ले लेता है, तो ए का भी पता चल गया कि इसने आम लिया है, ठीक है भाई। अब जो ये बी है, इसको क्या है? न तो केला लेता है नहीं नारंगी, केला और नारंगी तो ये लेता नहीं है, और आम और सेब इसको अब मिलेगा नहीं क्योंकि वो दिया जा चुका है ए और ई को। तो 4 फल हट गए उसके लिए, एक ही फल बचता है, जो बचता है वो इसको मिला होगा। तो केला नहीं मिलेगा, नारंगी नहीं मिलेगा, आम नहीं मिलेगा, सेब नहीं मिलेगा, तो आलू बुखारा बचता है, तो बी को आलू बुखारा मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब सी और डी को क्या मिलेगा वो भी समझा देता हूं। वैसे क्वेश्चन में यहां बस इतना ही पूछा है, चले। सी न तो आलू बुखारा लेता है और न ही केला। अब बचे ही 2 है, एक तो केला बचा हुआ है,
एक नारंगी, तो इसने नारंगी लिया होगा फिर, और जो केला है वो इसको मिल गया होगा। तो ऐसे आपका अरेंजमेंट बनता है। ठीक है, सही संयोजन कौन सा है? बी को केला मिलेगा, ये तो गलत है, बी को आलू बुखारा मिला है। डी को आलू बुखारा मिलेगा, नहीं, उसे केला मिला है। डी को नारंगी मिलेगा, उसे केला मिला है। बी को आलू बुखारा, ये सही है क्योंकि देखो बी को आलू बुखारा यहां मिला है। इस टाइप से करना है ऐसे क्वेश्चंस। हेयर सैलून में एक बेंच पर 5 लड़के बैठे हैं, ये सिटिंग अरेंजमेंट है, बेंच पे बैठाना है। आप ऐसा करें, ये बेंच बनाए, उसमें 5 व्यक्ति बनाए क्योंकि 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब आप जब भी पेपर में इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आप 5 ही प्लेस बनाएंगे। अगर लेकिन इधर की प्लेस भर गई, सोचो, और हमें यहां तक भर गया और हमें इधर खिसकाना है 2 व्यक्ति को, तो ऐसे करके उधर के व्यक्ति को हटा देंगे। तो ऐसे कर लेते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक होता है, जो भी हमें करना है पहले 5 बनाने। उसने कहा अब पहले इसमें भी ये देखना है कि जिसकी फिक्स्ड प्लेस दी हुई हो, सबसे पहले उसे फाइंड करेंगे। जैसे उसने कहा पी दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल फिक्स्ड प्लेस है इसकी, दायां इधर होता है और बायां इधर होता है। दाएं से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, तो यहां कौन बैठा है? पी बैठा है। ठीक है, अब उसने कहा टी पी के साथ नहीं बैठा है, तो टी ना तो यहां बैठ पाएगा ना यहां बैठ पाएगा, इसे हटा देंगे, यहां नहीं टी रहेगा। ठीक है, टी आर के बगल में बैठा है, एस बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, देखो इसकी प्लेस बिल्कुल फिक्स है, एस जो है यहां बैठा है, तो मैं एस को यहां बैठा लेता हूं पहले। ठीक है, अब इसके बाद अगली बात को देखें, उसने कहा टी आर के बगल में बैठा है, जबकि टी पी के साथ नहीं बैठा है। टी पी के साथ बैठ नहीं सकता, तो यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, तो टी के लिए बस एक ही जगह बची है। और उसने कहा टी आर के बगल में बैठा है, तो फिर आर के बगल में बैठाना है तो आर को यहां बैठाना पड़ेगा। तो पी भी हो गया, क्यू भी, क्यू नहीं हुआ है तो क्यू को यहां बैठा दो, बात खत्म हो गई है आपकी। ठीक है, उसने कहा पी क्यू के बगल में बैठा है, ये देखो आगे बगल में, ये हो गए पी क्यू एक साथ। अब उसने कहा आर कहां बैठा है, तो आर कहां बैठा है? पी और टी के बीच में बैठा है, पी और टी के बीच में बैठा है, ये देखो ऑप्शन डी में दे रखा है। आई होप क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 17वां होगा? बाईं ओर से जब भी पूछेगा तब आपको बस उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 पे होता है, सी 3 पे, ऐसे करते जब हम जाते हैं पी पे, पी होता है 16 और क्यू होता है 17। ठीक है, अब उसने क्यू पूछा है, मतलब एक तरीके से क्योंकि उसने 17वां पूछा है। ठीक है, लेकिन अगर उसने पूछा होता दाईं ओर से, दाईं ओर का मतलब होता है जेड की तरफ से स्टार्ट करना है, तब आपको सीधी तरफ से जो उसका नंबर है, जैसे क्यू का 17 है, तो उससे 27 में से माइनस कर देना होता है, तो जेड की तरफ से आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, दायां लिखा है तो सीधी सीधी उसकी वैल्यू नहीं लिखनी है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? अगर आपके पास एक वर्ग है ऐसे और उसमें खंड बने हुए हैं, तो आपको क्या करना है? उनको नंबर देना है बढ़ते क्रम में। जैसे यहां देखो ये एक क्रॉस बना हुआ है, तो 1 2 3 4, तो जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसका डबल कर देना है, उतने त्रिभुज तो इसमें सीधे सीधे आपको प्राप्त होंगे। तो 8 तो ये हो गए। फिर आपको देखना है कि कोई अलग से तो नहीं बना हुआ है। जैसे यहां देखो आपका ये एक त्रिभुज है, लेकिन इसमें बीच में से एक रेखा गई है, तो 2 छोटे त्रिभुज, ऐसे ही इसके अंदर 2 छोटे त्रिभुज, 4 ये मिल गए, तो 8 और 4 टोटल 12 त्रिभुज बनते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। P@C, Q का अर्थ है P या तो Q से छोटा या तो समान है। अब जब भी कथन और निष्कर्ष के ऐसे क्वेश्चन होंगे तो ये आपको कंडीशन बना के देगा और क्वेश्चन खुद आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे यहां देखो M में ये वाला साइन लगाया, इसका मतलब है P या तो Q से छोटा या तो समान, तो M या तो D से छोटा या तो समान, D या तो छोटा D से, माफ कीजिए M या तो छोटा है D से या तो बराबर है, ये कहना है उसका। फिर D और F के बीच में ये वाला साइन है, इसका मतलब है P न तो Q से बड़ा और न ही Q से छोटा। जब बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो बराबर होगा किसके? F के। ठीक है, अगले वाले में F@ है, ये है, इसका मतलब है P या तो Q से बड़ा या तो समान, इसका मतलब F या तो B से बड़ा या तो समान। अब हमसे पूछा है कि निष्कर्ष में ये बताओ क्या ये सही है या गलत है। तो B, ये C वाला साइन है, यहां D लिखा है, इसका मतलब क्या है? ऊपर वाला P या तो Q से छोटा या समान, तो B या तो छोटा या तो समान है D से, ऐसा वो सोचना है। ठीक है, अब आप एक चीज सोचो, D और F आपस में बराबर है, तो F की जगह मैं D लिख सकता हूं। ऐसे देखो, इसका मतलब है B D से छोटा या बराबर है। भाई जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है,
बी की तरफ मुंह नहीं खुला है, तो बी या तो डी से छोटा है या तो बराबर है, और यही हमसे पूछा था, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। तो पहला निष्कर्ष सही है। दूसरे वाला हमसे क्या पूछ रहा है, एफ और एम का जो रिलेशन है वो हैश से है, और हैश वाला देखो यहां पर क्या है, इक्वल। तो एफ एम के बराबर है, ऐसा है या नहीं है, ये देखना है हमें, एफ और एम बराबर है क्या। अब बहुत से बच्चों को लगता है कि एम बराबर भी तो है डी के, तो ऐसे हम डी लिख दें, ये बराबर भी तो है एफ के लिख दें, और ये बराबर नहीं है बी के, ठीक है। तो एफ और एम बराबर ऐसे हो सकता है, हो सकते हैं, संभावना है, लेकिन निश्चित नहीं है। अगर निश्चित नहीं होता, क्योंकि डी एम से बड़ा भी तो हो सकता है, तो जब संभावना हो और निर्धारित नहीं हो तब वो नहीं माना जाता, इसलिए दूसरा निष्कर्ष गलत है, केवल निष्कर्ष एक निकलेगा।